इतना इजी टॉपिक कल मैंने सबसे इजीएस्ट टॉपिक पढ़ा था, सो डाउट पूछो। किसकी? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड का। सबसे पहले क्या होगा, मर्चेंट के पास, सपोज कोई मर्चेंट है, उसके पास 4 ट्रांजैक्शन हुए एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल, 4 लोगों ने उससे सामान खरीदा क्रेडिट कार्ड से, उसके पास 4 स्लिप्स है मर्चेंट के पास। वो अपनी स्लिप दे देगा खुद के बैंक को, एसबीआई को, ठीक है। उसका बैंक उसके अकाउंट में जितने भी 4 लोगों का पैसा आना था वो सारा पैसा उसके अकाउंट में डाल देगा अपनी फीस चार्ज करके। पर ये एसबीआई खुद तो ना भुगतेगा ये सारा पैसा। एसबीआई इन चारों की डिटेल्स किसको देगा? क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को, कि उसको बोलेगा कि मुझे पैसा ला कर दो। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, सपोज जो फर्स्ट कस्टमर था वो एचडीएफसी वाला कस्टमर था, दिख नहीं रहा आप लोगों को? अच्छा अब दिख रहा है? हाँ, तो मर्चेंट के पास 4 ट्रांजैक्शंस हुए जो क्रेडिट कार्ड से जिन्होंने सामान खरीदा था, तो मर्चेंट ने एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल वो चारों की स्लिप अपने बैंक को ले जाकर दे दी कि मुझे इनका पैसा चाहिए। तो बैंक ने, एसबीआई बैंक ने मर्चेंट के अकाउंट में उन चारों का पैसा डाल दिया, विद उसकी जो भी फीस थी वो चार्ज डिडक्ट करके डाल दिया। अब एसबीआई बैंक उन चारों की डिटेल्स देगा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को। अब क्रेडिट कार्ड नेटवर्क वो डिटेल्स देगा इशूइंग बैंक को, कि अगर फर्स्ट जो कस्टमर था वो एचडीएफसी बैंक का था तो फर्स्ट कस्टमर की डिटेल्स एचडीएफसी के पास चल जाएगी, सेकंड कस्टमर एसबीआई बैंक का था, थर्ड कस्टमर आपका कैनेडा बैंक का था, फोर्थ कस्टमर आपका आईडीएफसी बैंक का था, सबके पास डिटेल चली गई। अब ये वाला जो बैंक है, ये कस्टमर इस कस्टमर से 5,000 रुपए ले रहे थे तो इसके अकाउंट से 5,000 माइनस करेगा और 5,000 रुपए किसके पास चला जाएगा? क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के पास। इसके अकाउंट से 4,000 माइनस होगा, किसके पास चला जाएगा? क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के पास। इसके में से जितना भी अमाउंट माइनस होना है, इसके में से जितना भी, और वो अपनी इंटरचेंज फीस चार्ज करते जाएंगे, जो भी इंटर ट्रांजेक्शन फीस हो रही है वो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के पास सारा बैलेंस आ गया, और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क सारा बैलेंस किसको दे देगा? एसबीआई बैंक को दे देगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? ये है आपका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का प्रोसेस। और कुछ? पेमेंट आता है, मेरे ख्याल से तो उसी टाइम पे आता है। मैंने एक्चुअली रियल लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग नहीं की है। जब अपन क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो मर्चेंट के पास जो कैश बैलेंस आता है या अकाउंट में बैलेंस आता है वो एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल आता है मेरे अकॉर्डिंग। उसी टाइम पे बैलेंस नहीं आता जब आप शॉपिंग कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग। बताओ, पता नहीं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो वो एट द एंड में ही आएगा, बुक में तो ये लिखा है आपके। और कुछ? किसका रिस्क? नहीं, अलग अलग होती है। हाँ, तो ऐसा होता होगा कि जैसे जो मर्चेंट है, अगर उसके एसबीआई बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो एक बार में दे देगा, एचडीएफसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस है वो एक बार में दे देगा, ऐसा कुछ होता होगा। या सबकी सेम बिलिंग साइकिल वालों को एक साथ देता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। कौन सा पेज नंबर पलक? 37। क्रेडिट लाइन सेटअप इज अनऑथराइज्ड एंड नॉट इन लाइन विद बैंक पॉलिसी। आप जो क्रेडिट लिमिट आप सेट करते हो, क्रेडिट लाइन सेटअप मतलब मैंने लिमिट सेट करे कि 5,000 तक का क्रेडिट है, 5,000 तक का बैंक से क्रेडिट में आप सामान खरीद सकते हो, वो बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं। अगर बैंक की पॉलिसी ये है कि मैन्युफैक्चरर्स है उनको तो क्रेडिट लिमिट सपोज 5,000 की देनी है, रिटेलर्स को आपको क्रेडिट लिमिट 10,000 की देनी है, होलसेलर्स को क्रेडिट लिमिट कुछ और देनी है, तो आपने वो पॉलिसी फॉलो नहीं की और उसके बिना आपने किसी को भी कुछ भी असाइन कर दिया, तो इसका कंट्रोल क्या हो सकता है कि जो भी आप क्रेडिट लाइन सेटअप करो बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट लाइन सेटअप करो। और कुछ?
रिस्क में कोई डिफरेंस नहीं है, रिस्क दोनों का सेम है। एक में तो पॉलिसी को फोकस किया है, एक सेकंड रिस्क में अनऑथराइज पर्सन जो इश्यू करता है उसको फोकस किया है। अलग अलग वर्ड्स को फोकस किया है, सेंटेंस दोनों में सेम लिखा है रिस्क में, कंट्रोल दोनों के अलग अलग हो गए। अप्रूव करने का है यहाँ तो, और यहाँ पे है क्रेडिट लाइन सेटअप इन सीबीएस इज अनऑथराइज्ड एंड नॉट इन लाइन विद बैंक पॉलिसी। यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज बंदा ही सेटअप करेगा क्रेडिट लिमिट को, आपको कितना क्रेडिट देना है वो रिलेशनशिप मैनेजर या क्रेडिट टीम ही सेट करेगी, और कोई सेट नहीं कर सकता, कोई आम आदमी सेट नहीं कर सकता। और कुछ नहीं पढ़े आगे? मैम 5.40 हाँ, मोर्टगेज इसमें फोर्थ पॉइंट कौन सी है? फोर्थ लाइन बेटा, 1 2 3 4। मोर्टगेज आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स इन बिजनेस। इवन mortgages are used by individuals and businesses to make large real estate purchase without paying the entire value of purchase up front। mortgage मतलब उधारी पे कोई सामान रखना, उसकी हेल्प से आप लार्ज रियल एस्टेट परचेज कर सकते हो, मतलब बड़ी बिल्डिंग सेटअप कर सकते हो। अगर आप कुछ गिरवी रखते हो तो बैंक आपको जितना बड़ा गिरवी रखोगे बैंक उतना ज्यादा लोन देगा, उतना लोन देगा तो उससे उतनी बड़ी बिल्डिंग आप खरीद सकते हो, उसका एक्चुअल अमाउंट पे किए बिना आप उतना बड़ा कुछ खरीद सकते हो। हाँ जी बोलो बेटा, क्या पूछना है? और मैम आपने जो क्रेडिट लाइन सेटअप के 2 पॉइंट्स थे उसमें क्या डिफरेंस बताया? एक पॉइंट में तो बेटा बैंक की पॉलिसी के बारे में बात की है, और एक पॉइंट में अपन ने अनऑथराइज पर्सन के बारे में बात की है। ठीक है, कंट्रोल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको दोनों पॉइंट्स का मतलब। ठीक है दीपिका? हाँ मैम समझ गई। चलो आगे पढ़े बच्चों। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। बीच में मुझे एक प्रोसेस और कराना था पर मैं ये बाद में कराऊंगी, पहले मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे अपन। पेज नंबर 5.51 मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कभी किसी ने नाम सुना हो? क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग? हाँ जी, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब किसी ने कभी सुना? हाँ बताओ। मतलब कि ब्लैक मनी होता है और ना टैक्स से बचाने के लिए या फिर गवर्नमेंट से कोई ऐसा मनी होता है जो अनलॉफुल होता है, उसको बचाने के लिए ना किया जाता है। मनी उसके लॉन्ड्रिंग, कई तरीके होते हैं। ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, ये बोल रहे हो? ठीक है, और कुछ कोई बताना चाहता है? और कुछ? अगर आप बताना कृष्णा, मेरी कोई ऑफिस है ABC लिमिटेड, ठीक है, इसमें मेरे पास कच्चे का काम होता है। कच्चे का काम मतलब ब्लैक मनी, कच्चे का काम को ब्लैक मनी कहते हैं। इसमें मेरे पास ब्लैक मनी है, इस पैसे को मैं व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, या फिर मैंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया, उस बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए जो मुझे पैसा मिला उस ब्लैक पैसे को मैं व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। आप इन दोनों में से किसको मनी लॉन्ड्रिंग कहोगे, या ये दोनों मनी लॉन्ड्रिंग है, या इनमें से कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? नीचे वाला है, ऊपर वाला? ऊपर वाले के अंदर तो वो ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करेगा। हाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये तो पढ़ रहे हैं, अनलॉफुल है। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, अनलॉफुल। यहाँ पे आप कच्चे के पैसे को पक्के में कन्वर्ट करते हो क्योंकि आपको टैक्स बचाना है, कुछ भी जो आपको करना है। तो यहाँ पे तो IT इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका टाइम्स वगैरह वो लगेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या होता है पहले अपन समझते हैं इसका कंसेप्ट, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी।
मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की लॉन्ड्री करना, पैसे को साफ करना। जैसे आपने अभी मूवी लेटेस्ट देखी होगी बंटी और बबली 2, अगर देखी है तो देखा करो थोड़ी मूवीज। चलो, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट बताया गया थोड़ा सा, पर मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो आप कहते हो कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट। कलर काला नहीं है उनका, कंफ्यूज मत हो जाना, जो नोटों का कलर है वो काला नहीं है। काला धन जो आपका दूसरों को नहीं बता सकते कि ये पैसा कहाँ से आया है, उस पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करते हो। एक वो कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस से पैसा कमाया हुआ होना चाहिए। अब ये शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होते हैं? वैसे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, और अपन आज पामला पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो टॉपिक है ये आपके सीए फाइनल का लॉ का टॉपिक है। जब आप फाइनल में चले जाओगे तो लॉ में आप सेम टॉपिक पढ़ोगे। आईसीआई वालों को पता नहीं क्या मन में आई तो उन्होंने ये टॉपिक आपके कोर्स में भी डाल दिया। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। अब ये जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है इसकी एक लिस्ट होती है कि किस किस ऑफेंस, किस किस क्राइम को शेड्यूल कहते हो। किस किस क्राइम को मैं दो चार नाम बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया, उसके बदले आपको कोई पैसा मिला, आपने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की, उसके बदले जो आप पैसा कमाते हो, आप कोई जाली नोट क्रिएट कर जो पैसा कमाते हो, आप कोई ड्रग्स वगैरह बेचकर आप जो कोई भी पैसा कमाते हो, ये सारे पैसों को क्या कहा जाता है? शेड्यूल्ड ऑफेंस कहा जाता है। अगर इस शेड्यूल्ड ऑफेंस से आपने कोई पैसा कमाया है और उस ब्लैक पैसे को अगर आप व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब मेरे को क्या जरूरत है उसको पैसे को ब्लैक में व्हाइट करने की? सपोज मैंने कोई ड्रग्स बेचे, ड्रग्स से मैंने 120 करोड़ रुपए कमा लिए। कितने कमा लिए? 120 करोड़, बहुत मेजर अमाउंट मैंने कमा लिया। क्यों जरूरत है मुझे इस पैसे को ब्लैक को व्हाइट में करने की? मैं तो नहीं करना चाहती। क्यों? खर्च करने के लिए। मतलब क्यों मैं इसको क्यों नहीं खर्च कर सकती? ये पैसा तो मेरे पास है, मेरा कैश में अवेल किए तो पैसा। जैसे कोई महंगी चीज खरीदनी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है आप इस पैसे को छोटी मोटी जगह तो आप खर्च कर सकते हो। आप कोई घूमने जा रहे हो, वहां कैश में पैसा आप दे सकते हो। आप कोई फ्लाइट्स की टिकट, आलीशान होटल में रुक रहे हो, आप ये सारी चीजें पे खर्च कर सकते हो। कितना खर्च कर दोगे? 1 करोड़, 2 करोड़ मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर पाएंगे। हम फालतू में ऐसा ही पैसा उड़ा रहे हैं तो भी ज्यादा नहीं खर्च करेंगे। और मेरा मन है कि मेरे पास 120 करोड़ है तो इससे मैं एक बड़ी सारी शिप खरीदूं खुद के लिए, एक मैं बहुत लेविश कार खरीदूं, बहुत बहुत हाईफाई जो गाड़ियां होती है वो मेरा मन है मैं खरीदूं। अब मेरे पास इतना कैश पड़ा है फिर भी मैं इतनी बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पा रही, मेरे हाथ बंधे हुए। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो रूल लगा के रखती है। सपोज गवर्नमेंट ने रूल लगाया है कि अगर आपको कुछ भी आइटम खरीदना है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक आप कैश दे सकते हो इन हैंड, बाकी आपको चेक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। और जब वो चेक के थ्रू पेमेंट करेगा, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, तो बैंक को बताना पड़ेगा इतना पैसा आया कहां से। बैंक आपका पैसा ऐसे ही फालतू में नहीं रखता। इतना अगर मेजर अमाउंट बैंक में जमा कराते हो तो बैंक को बताना पड़ता है सोर्स ऑफ इनकम की, वो पैसा मैं कहां से कमा रही हूँ मेरा। क्योंकि बैंक को मैं बताऊंगी इतना पैसा जमा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर उसकी खबर लगे तो वो आके चेक कर सकते हैं कि मेरा पैसा व्हाइट है या ब्लैक है। तो मेरे को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम खरीद करना है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है इस पैसे से कुछ मुझे खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे शिप खरीदनी है। कुछ खरीदने के लिए मेरे को उस ब्लैक पैसे को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कंसेप्ट होता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। अभी अपन ने एग्जांपल लिया था एबीसी लिमिटेड, उसका कोई, उसने जो पैसा कमाया है कच्चे का जो पैसा, वो शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंदर नहीं आता। उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी, ड्रग्स बेचकर पैसा नहीं कमाया। उसने कोई करप्शन कर, जो भी नेता लोग जो करप्शन करते हैं
उसने कोई करप्शन कर कर वो पैसा नहीं कमाया है एबीसी कंपनी ने, तो सबसे पहले तो आपका शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। फिर जो शेड्यूल्ड ऑफेंस से आपने पैसा कमाया उस पैसे को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करना, ताकि हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कर पाए। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है कुछ भी खरीदना, इतने सारे पैसों से कुछ महंगा आइटम खरीदना। उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओगे कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया हो इंडिया में, मतलब जिन्होंने करप्शन किया हो, बहुत घपला किया हो? अपने एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम में तो ऐसा ही कोई नाम था, पी चिदम्बरम ने क्या किया था पता नहीं, 120 करोड़ या 150 करोड़ का कितने का घपला, 1,20,000 करोड़, 1,20,000 करोड़, हाँ 1,20,000 करोड़ का उन्होंने घपला किया था। इतना ज्यादा करप्शन किया था, वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इतना ज्यादा करप्शन कर दिया था। अब उस पैसे को खर्च करने के लिए उनको मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ा था। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किया, इतना पैसा उनके पास आया, तो उस पैसे को यूज कैसे लेंगे, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज लाइक बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट, ड्रग्स वगैरह एक्सेट्रा, और प्लस आपके ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करोगे ताकि आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कर पाओ, उससे कुछ महंगा आइटम खरीद पाओ। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। हाँ जी, ये जो मैंने इतना कुछ बनाया है ये थोड़ा थोड़ा आप लोग बना लो अपने। जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों। जल्दी जल्दी बनाओ। मतलब उस इनकम से कुछ भी खरीदना, प्रोसीड करना। वैसे तो इनकम जो जनरेट हो रही है क्राइम से, हाँ वही हुआ। हो गया, हो गया। चलो अब अपन पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन बुक में क्या लिखी है, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड द ट्रू ओनरशिप ऑफ दोज प्रोसीड्स आर कंसील्ड और मेड ओपेक so that the proceeds may appear come from a legitimate source। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिससे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, वो पैसा कहां से आया है, उसका ट्रू ओनर कौन है, कहां से एक्चुअली मुझे पैसा मिला है, उस सोर्स को छुपाना और ऐसा शो करना कि ये जो पैसा आया है ये एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है, कोई लीगल सोर्स से मैंने पैसा कमाया है, मैंने एक्चुअली में कोई बिजनेस रन कर ये पैसा कमाया है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज टू कंसील द एग्जिस्टेंस। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, कुछ भी छुपाने को क्या कहा जाता है, कंसील कहा जाता है। कंसील द एग्जिस्टेंस, इलीगल सोर्स और इलीगल एप्लीकेशन ऑफ इनकम टू मेक इट अपीयर लेजिटिमेट। हमारा
मेन एम क्या होता है कि हम छुपाते हैं कि हमारी इनकम आई कहाँ से है, जनरेट कहाँ से हुई है, ताकि हम ये दिखा सकें कि वो इनकम लेजिटिमेट सोर्स से आई है, कोई लीगल सोर्स से वो इनकम हमारे लिए जनरेट हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स काम में लेते हैं वो डर्टी मनी को क्लीन या प्रॉफिट मनी शो करते हैं। जो भी वो क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाते हैं उसको वो क्लीन मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को, इसको क्या कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स मैं वैसे समझा रही हूँ, फिर इसमें पढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग करने के स्टेप्स, ब्लैक पैसे को व्हाइट में करने के स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है आपका प्लेसमेंट, फिर होता है आपका लेयरिंग, फिर होता है आपका इंटीग्रेशन। पहले समझो फिर लिखवाऊंगी बाद में। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने 120 करोड़ रुपए कमा लिए, ड्रग्स बेचकर 120 करोड़ कमा लिए। अब ये 120 करोड़ को मैं कैसे व्हाइट में कन्वर्ट करूंगी? मैं क्या करूंगी, बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी पर उनका बैंक में अकाउंट आज भी खुला है, ऐसा कुछ भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जिनका बैंक में अकाउंट पड़ा है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग ढूंढे, ठीक है, हर के अकाउंट में मैंने कितने कितने रुपए डलवा दिए, 2-2 लाख रुपए डलवा दिए। मेरी कोई काम वाली बाई है, उसके जो भी झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, सबके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डलवा दिए। मैंने कहा कि तुम किसी को मत बताना तुम्हारे पास 2 लाख कहां से है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगी। तो वो 5,000 कमाने के लिए वो लोग 2-2 लाख अपने अकाउंट में डलवा लेंगे। बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी फिर भी उनका बैंक में अकाउंट आज भी एग्जिस्ट करता है, तो वो मैंने निकाला ऐसे कौन से लोग हैं उनके अकाउंट में पैसा डलवा दिया, क्योंकि किसको क्या पता कहां से पैसा आ रहा है। तो मैंने सबके अकाउंट में 2-2 लाख डलवा दिए। और ये इतना स्मॉल अमाउंट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको नहीं देखेगा कि ये पैसा कहां से आ रहा है। इतना तो बहुत मिनिमम अमाउंट है, कोई भी अपना अकाउंट में इतना पैसा डाल सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शक नहीं जाएगा इन लोगों के ऊपर। 2-2 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है और वो कोई इग्नोर कर देगा, डिपार्टमेंट और बैंक भी इग्नोर कर देगा। इतना छोटा अमाउंट तो आप बैंक में आराम से डलवा सकते हो। इस स्टेप को कहा जाता है प्लेसमेंट। मैंने मेरे पैसे को प्लेस कर दिया, 120 करोड़ को मैंने प्लेस कर दिया। अब लेयरिंग, लेयरिंग किसी को भी पता नहीं चले कि मेरे पास वो पैसा आया कहां से, इसलिए मैं उन लोगों को क्या कहती हूँ, अब आप क्या करो, जो आपके अकाउंट में पैसा है उसे बाइंग एंड सेलिंग खरीद करो, कुछ खरीदो कुछ बेचो। आप 2 लाख से गोल्ड खरीद लो, पहले 2 लाख से गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदने के बाद उस गोल्ड को बेच दो जितने में बिच रहा है, फिर उससे शेयर्स खरीद लो, शेयर्स खरीदो, शेयर्स खरीदने के बाद शेयर्स बेच दो, शेयर्स बेचने के बाद इससे कुछ और आप आइटम खरीद लो। कोई छोटी सी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी बेची, आपने कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली, वो सेकंड हैंड गाड़ी आपने खरीदी बेची, सब अलग अलग अमाउंट का हो रहा है। कभी तो 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, कभी 1 लाख का, कभी 50,000, कभी 10,000 का, कभी 5,000 का ट्रांजेक्शन। तो जब सब लोग इतने सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे फाइनल सोर्स तक नहीं पहुंच सकता वो पैसा आया कहां से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि अच्छा आपके पास ये पैसा कहां से आया, तो वो गरीब आदमी कह देगा कि भाई मैंने सेकंड हैंड गाड़ी बेची, वहां से पैसा है। सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, मैंने मेरी प्रॉपर्टी बेची, वहां से पैसा है। प्रॉपर्टी बेचने का शेयर से गोल्ड, गोल्ड से ऐसे बहुत सारी कनेक्टिविटी होती जाती है, तो वो फाइनल तक पहुंच ही नहीं सकते, जो फाइनल जहां से भी उनके अकाउंट में पैसा है। इसको कहा जाता है लेयरिंग, आप अपनी छुपा रहे हो, पैसे को छुपा रहे हो। फिर होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, उसको पैसा तो दोबारा खुद के पास ही चाहिए ना, उन गरीब लोगों को तो ना बांट देगा वो बंदा, तो वो पैसा पूरा अपने पास चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने एक कंपनी खोली, डी लिमिटेड। फेक कंपनी है ये, एक फेक कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे कंपनी है, रियल लाइफ में ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। रियल लाइफ में ना उस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉइज है, कुछ भी नहीं है, ऑन पेपर ये कंपनी है। और ऑन पेपर मैंने ये कंपनी खोली ऐसी कंट्री के अंदर जिस कंट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे। जैसे मैंने सपोज दुबई में खोल दिया, दुबई में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, वहां कोई चेक नहीं करता कि आपकी कंपनी रियल में है या नहीं है, मैंने खोल दी। मैंने इस कंपनी का आईपीओ निकाला, आईपीओ सब समझते हैं, आईपीओ का लॉट निकलते हैं, आईपीओ में जिसके शेयर्स मिल जाए, आपने आईपीओ निकाला। अब इन लोगों ने जिन जिन के अकाउंट में 2-2 लाख जमा किए थे, उन्होंने वापस
उस आईपीओ को खरीदने के लिए बैंक में वो 2-2 लाख रुपए जमा करवा दिए, मेरे अकाउंट में वापस एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू पैसा देकर, और उन्होंने वो आईपीओस ले लिए। तो ये लेने देने का जो काम है ये लीगल हो गया, बैंक में पैसा सारा आ गया, अब आपका सारा पैसा क्या हो गया, लीगल हो गया, ब्लैक पैसा व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, आप उस पैसे को चाहो जहां खर्च कर सकते हो। ये स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। पहला स्टेप है इसके अंदर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप इतने सारे पैसे को अलग अलग अकाउंट्स में प्लेस करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स में। उस छोटा अमाउंट इतना छोटा होता है कि कोई भी उस पर शक नहीं करता। फिर लेयरिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। उसको छुपाने के लिए मल्टीपल ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं, कुछ खरीदा कुछ बेचा, कुछ खरीदा कुछ बेचा, कुछ खरीदा कुछ बेचा, ऐसा चलता रहता है, ताकि फाइनल सोर्स कहाँ से वो पैसा आया वो कोई भी आइडेंटिफाई ना कर पाए। फिर होता है इंटीग्रेशन, कि आपने अपने नाम की कोई फेक कंपनी खरीद बनाई और वहां से आईपीओ निकाला, उस आईपीओ के लिए सबने शेयर्स खरीदने के लिए पैसा अपने अपने अकाउंट से डलवा दिया, अब वो पैसा मेरे बैंक में आ गया, वो पैसा मेरा लीगल पैसा हो गया। तो ये होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं बनाना जो मैंने बनाया है, मैं फ्रेश बना रही हूँ, वो बनाना है। स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मैं डायग्राम बना रही हूँ, फटाफट बनाते जाओ। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बना रही हूँ आपको। पहला है प्लेसमेंट, फिर होती है आपकी लेयरिंग, फिर होती है आपकी इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट है बना लिया। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अलग अलग जगह प्लेस कर देंगे छोटे छोटे अमाउंट में। लेयरिंग मतलब उसको छुपाने के लिए बहुत सारे बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड इंटीग्रेशन मतलब उस पैसे को वापस अपन अपने पास मंगवा लेंगे। अब पढ़िए बुक से। एनईएफटी क्या होता है बच्चों बताओ? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या मतलब होता है इसका? बैंक से डायरेक्टली अपन को इंस्टेंट बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह पैसा भिजवाना हो तो बैंक में जाकर वो पैसा अपन भिजवा सकते हैं थ्रू एनईएफटी, थ्रू आरटीजीएस।
हाँ जी, 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस क्या है? पहली स्टेज है आपकी प्लेसमेंट। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स द प्लेसमेंट ऑफ प्रोसीड्स डिराइव्ड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। जो पैसा आपका इलीगल एक्टिविटी से आया उसको प्लेस करना है, उसको प्लेस करना है। द मूवमेंट ऑफ प्रोसीड्स फ्रीक्वेंटली करेंसी from the scene of crime to a place or into a form less suspicious and more convenient for the criminal. आप जो पैसा आपने इलीगल एक्टिविटी से कमाया है उसको आप ऐसी जगह ट्रांसफर करते हो जो ज्यादा सस्पिशियस ना हो और जो क्रिमिनल है उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो। ऐसी जगह पैसे को ट्रांसफर करना उसको क्या कहते हैं? अपन प्लेसमेंट कह देते हैं। समझ में आ गया प्लेसमेंट का मतलब? आ रहा है समझ में? लेयरिंग, लेयरिंग मतलब खरीदना एंड बेचना। अब यहाँ पढ़ते हैं लेयरिंग क्या। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इलीगल सोर्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। आप इतना ज्यादा खरीद बेच रहे हो कि कोई भी नहीं पता लगा पाएगा कि आपके पास एक्चुअली पैसा आया कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो उस प्रोसीड्स को सेपरेट करना, इलीगल सोर्स से प्रोसीड को सेपरेट करना यूजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन डिजाइन टू ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब लिख लो, बुक में लिख लो। ऑब्सक्योर का मतलब बुक में नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड। नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड। टू ऑब्सक्योर द ऑडिट ट्रेल एंड हाइड द प्रोसीड्स। मतलब क्या होता है लेयरिंग में कि जो भी आपने पैसा कमाया है इलीगल सोर्स से उसको छुपाने के लिए आप बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करते हो ताकि उसका ऑडिट ट्रेल को समझना आसान नहीं हो। ऑडिट ट्रेल का मतलब अगर अपन उसकी ऑडिट करने जा रहे हैं कि आपके पास ये 2 लाख रुपए आए कहां से, तो वो कहेगा मैंने गोल्ड बेचे थे वहां से आए। ठीक है, आपको गोल्ड खरीदने का पैसा कहां से आया? मैंने प्रॉपर्टी बेची। प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा कहां से आया? मैंने शेयर्स बेचे। शेयर्स खरीदने का पैसा कहां से आया? मैंने डायमंड बेचा। डायमंड खरीदने का पैसा कहां से आया? मैंने बॉन्ड बेचा एंड सो ऑन। तो आप उसको छुपाने की कोशिश करो। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द ऑडिट ट्रेल एंड हाइड द प्रोसीड्स। उस पैसे को छुपाने के लिए आप जो भी करते हो वो लेयरिंग में करते हो। द क्रिमिनल फ्रीक्वेंटली यूज शेल कॉर्पोरेशन। शेल कॉर्पोरेशंस का मतलब लिखो बच्चों, 2 लाइनें हैं, कहीं भी जगह देखकर बुक में लिख लो। शेल कॉर्पोरेशंस का मतलब लिखो, इट इज अ कंपनी दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। It is a company that exists only on paper and has no office, no employees, but may have bank accounts. But may have bank account. एक और वर्ड का मीनिंग लिख लो, ऑफशोर बैंक्स। ये मैं समझाने के लिए लिखवा रही हूँ, सिर्फ एग्जाम में लिखकर नहीं आना इन सब चीजों का मीनिंग। एक और वर्ड का मीनिंग लिखो, ऑफशोर बैंक्स। इसकी भी 2-3 लाइनें हैं, जगह देखकर लिख लेना। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, रेगुलेटेड अंडर इंटरनेशनल बैंकिंग लाइसेंस। रेगुलेटेड अंडर इंटरनेशनल बैंकिंग लाइसेंस। नेक्स्ट पॉइंट इसी ऑफशोर बैंक का नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेस रेगुलेशंस। और ऑफशोर का एक थर्ड पॉइंट लिखो, ऑफन यूज्ड टू हाइड अनडिक्लेयर्ड इनकम। ऑफन यूज्ड टू हाइड अनडिक्लेयर्ड इनकम। तो यहाँ क्या हो रहा था? क्रिमिनल्स फ्रीक्वेंटली यूज शेल कॉर्पोरेशंस। क्रिमिनल्स क्या काम में लेते हैं? शेल कॉर्पोरेशन। शेल कॉर्पोरेशंस वो सारी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ पेपर पे हैं। जैसे डी कंपनी का आईपीओ आपने निकाला था, तो डी कंपनी सिर्फ पेपर पे है, वो फिजिकली नहीं है, उसमें कोई एम्प्लॉइज काम नहीं करते, पर उस कंपनी के नाम का मैंने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है। ऑफशोर बैंक्स ऐसे बैंक्स जिनमें रेगुलेशंस कम होते हैं, जैसे कि जो भी ये नेता लोग होते हैं अपना पैसा कहाँ जमा कराते हैं? स्विस बैंक में। क्यों? क्योंकि उस बैंक में कोई आपसे पूछता नहीं है आपकी सोर्स ऑफ इनकम का है। अगर उस बैंक में मैं 120 करोड़ जमा करवाना चाहती हूँ तो वो बैंक मेरे से ले लेगा। वो ना तो मेरे से ये पूछेगा आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से, ना मेरे पास कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, कुछ भी मेरे को डर नहीं होता। तो ऑफशोर बैंक्स जिनमें रेगुलेशंस कम होते हैं और जो अपन पैसा छुपाने के लिए जो बैंक्स काम में लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑफशोर बैंक्स। तो क्रिमिनल्स क्या काम में लेते हैं? शेल कॉर्पोरेशंस, ऑफशोर बैंक्स या कंट्रीज ऐसी जहां पे रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा
ना हो उन कंट्रीज को चूज किया जाता है, जैसे दुबई को चूज किया जाता है अपना पैसा रखवाने के लिए, क्योंकि वहां पे पैसा कहाँ से आया उसको पूछने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। इंडिया में पूछा जाता है तो लोग अपने इंडिया में पैसा जो डिक्लेयर्ड मनी है उसको इंडिया में रखना पसंद नहीं करते। Layering involves sending the money through various financial transactions to change its form and make it difficult to follow. अपन एग्जाम्पल लिया गोल्ड से प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से शेयर, शेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से डायमंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे लेयरिंग में कि बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए, कुछ खरीदा कुछ बेचा, कुछ खरीदा कुछ बेचा, ताकि उसका एक्चुअल फॉर्म किसी को समझ में नहीं आए और कोई भी उसको एक्चुअली कहाँ से वो जनरेट हुआ है वो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे कोविड है, कोविड में एक्चुअल फॉलो करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है कि एक्चुअली कहां से आया। मुझे हुआ, मेरे से पूछा आप कितनों से मिले, मैंने बताया मैं इन 10 से मिली, उन 10 से जाकर पूछोगे वो और 100 से मिलेंगे और 100 से जाके पूछोगे, तो एक्चुअली कहां से जनरेट हुआ तो शुरू में वो पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे यहाँ पे एक्चुअल आपके पास कहां से पैसा आया था, शुरू आपने कहां से किया था वो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेयरिंग में कंसिस्ट ऑफ सेवरल बैंक टू बैंक ट्रांसफर। लेयरिंग में अपन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर वायर ट्रांसफर कर सकते हैं। वायर ट्रांसफर के लिए 3 लाइनें लिखवाऊंगी, लिख लो। वायर ट्रांसफर के लिए 3 लाइंस लिखवाऊंगी, जगह देखकर चाहे बुक में लिखो चाहे उसमें लिख लो, स्टिकी नोट्स में कहीं भी लिख लो। वायर ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे टू ट्रांसफर मनी, इलेक्ट्रॉनिक वे टू ट्रांसफर मनी। वायर ट्रांसफर का नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ वायर ट्रांसफर हैपन्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वायर ट्रांसफर्स आर यूज्ड टू सेंड मनी अब्रॉड। Wire transfers are used to send money abroad, and they are also used to send money to India from abroad. वायर ट्रांसफर्स, यहाँ पे लेयरिंग में बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब वायर ट्रांसफर हो सकता है कि इंडिया के कोई बैंक से स्विस बैंक में पैसा डलवा रहे, स्विस बैंक से कोई और बैंक में पैसा आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा डलवाया जाता है, यहाँ से फॉरेन के बैंक में, फॉरेन के बैंक से इंडिया के बैंक में जो पैसा डलवाया जाता है वो वायर ट्रांसफर उसको कहा जाता है। तो यहाँ वायर ट्रांसफर किया जा सकता है बिटवीन डिफरेंट अकाउंट्स इन डिफरेंट नेम्स, मतलब ए वाला बंदा बी को ट्रांसफर कर रहा है, ए का अकाउंट है इंडिया में, बी का अकाउंट है कनाडा में, कनाडा वाला बंदा सी को ट्रांसफर कर रहा है, सी का अकाउंट है सपोज न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क वाला बंदा डी को ट्रांसफर कर रहा है, डी का अकाउंट है सपोज फ्रांस में, फ्रांस वाला बंदा ई को ट्रांसफर कर रहा है, ई का अकाउंट है इंडिया में, एंड सो ऑन। ये वायर ट्रांसफर होता है। अलग अलग अकाउंट और अलग अलग नेम के जो लोग होते हैं एक दूसरे के बीच में वो ट्रांजेक्शन किया जाता है इन डिफरेंट कंट्रीज, making deposit and withdrawals to continually vary the amount of money in the accounts, changing the money currency, purchasing high value items, boats, house cars, diamonds to change the form of money, make it hard to trace. अलग अलग देशों में एक मतलब अपन अलग अलग देश कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर करते जाते हैं ताकि एक्चुअली पैसा कहाँ से आया है वो पता लगाना मुश्किल हो जाए, मेकिंग इट हार्ड टू ट्रेस, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसको क्या कहा जाता है? लेयरिंग कहा जाता है। तो लेयरिंग का मतलब क्या होता है? लेयरिंग में हम इलीगल सोर्स से पैसा कहाँ से आया उसको छुपाने के लिए हम बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन काम में लेते हैं, ताकि उस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना, उसके ऑडिट ट्रेल को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाए। लेयरिंग में आप शेल कॉर्पोरेशंस काम में लेते हो, मतलब ऐसी कंपनीज जो सिर्फ पेपर पे हैं। ऑफशोर बैंक्स काम में लेते हो जहां रूल्स रेगुलेशंस कम नहीं होते, या फिर आप कम रूल्स रेगुलेशंस वाली कंट्रीज के बैंक में अपना पैसा रखवाते हो। लेयरिंग में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उसका पैसे का कहाँ से वो पैसा आया है वो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए, डिफिकल्ट टू फॉलो, उसको फॉलो करना मुश्किल
मुश्किल हो जाए। लेयरिंग में बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, वायर ट्रांसफर होता है। यहाँ पे वायर ट्रांसफर होता है, अलग अकाउंट्स, अलग अलग नेम्स, अलग अलग कंट्रीज के बीच में वायर ट्रांसफर होता रहता है। विड्रॉल डिपॉजिट, अलग अलग मनी का विड्रॉल डिपॉजिट होता है, ताकि अपन एक्चुअली ये नहीं पता लगा पाए कि वो पैसा आया कहाँ से था। उसी को क्या कहा जाता है? क्लियरिंग कहा जाता है। इंटीग्रेशन में बताया था सेल पहले एग्जांपल, इंटीग्रेशन में तो वापस आएगा पैसा, अभी तो वो कंपनी बना लेता है, फिर आईपीओ के थ्रू आएगा। तो अभी तो सिर्फ कंपनी बनाई है अपन ने, अभी तो यहाँ लेयरिंग में बनाई, अभी पैसा आया नहीं उसके पास। अभी सिर्फ अपन छुपा रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांजेक्शंस होते जा रहे हैं, ताकि कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता पाए। डी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, डी ने ई को दे दिया, ई ने एफ को दे दिया, एफ ने जी को दे दिया, जी ने आई को दे दिया, आई ने के को दे दिया। तो बैंक को पता नहीं लगेगा आ कहाँ से रहा है पैसा, एक्चुअल सोर्स कहाँ से था। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना भी चाहे तो वो आसानी से जान नहीं सकता। क्यों? अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग इतना आसान नहीं होता कि एक साल के अंदर अंदर पैसा नहीं आता, 5-7 साल लग जाते हैं आपके पास पैसा आने के लिए। तो 5-7 सालों में तो कितने ट्रांजेक्शन, और कितने लोग होते हैं, एक लोग थोड़ी ना, एक बंदा है क्या? कई तरीके से हो जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब इतना ये मैक्सिमम कोशिश है, बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है, उन्हीं का पता लगाएगा ना, सबका पता तो ना लगा पाते मनी लॉन्ड्रिंग में, क्योंकि इतने नंबर ऑफ अपन अकाउंट्स में पैसा डलवा रहे हैं, इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बैंक में कोई हजारों ट्रांजैक्शन डेली हो रहे हैं। अब उसको क्या पता कौन से ट्रांजैक्शन में उसको फोकस करना है। आज अगर आपने सब अकाउंट में, मैंने तो 2 लाख का दिया, 50-50 हजार भी डलवा दिया आपने, तो 50 हजार तो गरीब लोगों के लिए भी आम बात है, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। 50 हजार उनको कहीं से उन्होंने इकट्ठे करके अपनी सेविंग रखी होगी। अगर उनसे मैं पूछूंगी किसी गरीब से तुम्हारे पास 50 हजार कहाँ से है, और ऐसे पता नहीं कितने गरीब होंगे जिन्होंने सच्ची में खुद के 50 हजार रखे होंगे, और किसी के मैंने 50 हजार बैंक में डलवाए, ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे। तो बैंक सबसे जाकर नहीं पूछ सकता, IT डिपार्टमेंट सबसे जाकर नहीं पूछ सकता। जैसे कि जो आपने एग्जांपल बताया इसके अंदर, हाँ, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। देन इंटीग्रेशन का मतलब, ये आप डायग्राम देख सकते हो बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आए तो एग्जाम में बनाकर आ सकते हो डायग्राम, नहीं आए तो कोई कंपल्शन नहीं है, आए तो बना सकते हो। हाँ जी, इंटीग्रेशन का मतलब वापस लेना, पैसे को अपन वापस ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ इलीगल proceeds into apparently legitimate business earnings through normal financial और commercial operation। जो आपने गलत सोर्स से पैसा कमाया था उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसको ऐसा दिखा रहे हो कि मैंने सही में बिजनेस में काम कर कर इतना पैसा कमाया। आईपीओ कंपनी और डी कंपनी खोल दी, उसके आईपीओ से पैसा आ गया, तो मैं सबको, सरकार को ये दिखा रही हूँ कि एक्चुअली मेरी कंपनी ने इतना पैसा कमाया है, मैंने कोई ड्रग्स वगैरह बेचकर इतना पैसा नहीं कमाया है। तो जो भी इलीगल तरीके से जो पैसा आया है उसको आप एपरेटली लेजिटिमेट बिजनेस अर्निंग शो करो। लेजिटिमेट मतलब लीगल तरीके से वो पैसा कमाया है थ्रू नॉर्मल फाइनेंशियल और कमर्शियल ऑपरेशन। नॉर्मली कोई भी कंपनी का कोई भी बंदा शेयर खरीद सकता है, तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन के थ्रू जो आपने इलीगल पैसा कमाया था उसको आप कैसा शो कर रहे हो कि आपने वो लीगल पैसा कमाया है। इंटीग्रेशन क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ लेजिटिमेट सोर्स फ्रॉम फॉर क्रिमिनली derived funds and involves techniques as numerous and creative as those used by the legitimate funds। मतलब इंटीग्रेशन एक इल्यूजन मिलता है, एक वहम होता है कि ये पैसा आपने सही तरीके से कमाया, जबकि वो पैसा आपने इलीगल तरीके से कोई काम कर कर वो पैसा आपने कमाया होगा। जैसे कि फॉल्स इनवॉइस फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड, आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, उसका गलत बिल बना दिया, उस गलत बिल के बदले आप पैसा ले रहे हो। डोमेस्टिक लोन अगेंस्ट अ फॉरेन डिपॉजिट, लोन ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, झूठ में दिखा रहे हो कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और ये खरीदा है, तो किसी भी तरीके से आप पैसे को दोबारा ले सकते हो, इंटीग्रेट करवा सकते हो। समझ में आ गया? तो मनी लॉन्ड्रिंग के ये 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला है प्लेसमेंट, सेकंड है लेयरिंग और थर्ड है इंटीग्रेशन। मनी लॉन्ड्रिंग की एक मूवी और थी, मुझे नाम ध्यान नहीं है, उसमें एक एक्ट्रेस होती है, उसके पास बहुत 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 पैसा होता है, फिर वो हार्ड डिस्क में उन सारे बैंक के जो लोग होते हैं उनकी डिटेल्स वो किसी हार्ड डिस्क में एक बंदे से मंगवाती है और उनके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में डाल देती है या उनके अकाउंट में पैसा डालती है। ऐसा कोई मूवी थी। अभी 100 पे भी केस हुआ था इसकी, मनी लॉन्ड्रिंग का। फिर उसको है ना अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा, उसने जिसकी मदद करी थी ना उनसे करवाई है शायद। अच्छा, मुझे इस केस का वो कमांडो
कमांडो, हाँ कमांडो मूवी में भी सेम ये केस हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाया था उसके अंदर। और एक कैश मूवी है, उसमें तो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड था, लेकिन यही था कैश मैंने मतलब फेमस नहीं है। हाँ होगी मतलब। तो मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया। रियल लाइफ में ऐसा होता है और पता नहीं कितने लोग पकड़े जाते हैं और कितने पकड़े नहीं जाते। एक्चुअली वो लोग कर रहे हैं ये काम, करप्शन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। उसमें जो है ना ट्रेन की टिकट बुक करा लेते हैं सारे, और फिर है ना उसको कैंसिल करा देते हैं, तो कैश में बुक कराता हो, फिर जब है ना रिटर्न आता है तो ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन आ जाता है। हाँ कितनी मेहनत करते हैं। तो उनको वो 120 करोड़ खर्च करने इसलिए मेहनत करते हैं। चलो अपन पढ़ते हैं क्या स्टेप्स, क्या स्टेजेस होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग करने की क्या स्टेजेस है? पहले ये प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब जो पैसा आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कमाया उस पैसे को ऐसी फॉर्म में ऐसी जगह कन्वर्ट करना वो लेस सस्पिशियस और कन्वीनियंट फॉर द जो भी क्रिमिनल है उसके लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए और बाकी लोगों के लिए सस्पिशियस नहीं होनी चाहिए। देन लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हो आप? लेयरिंग में आप उस प्रोसीड्स को सेपरेट करते हो, मतलब आप बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो ताकि उस ऑडिट ट्रेल को समझना आसान नहीं हो, कोई भी नहीं समझ पाए कि कहां से एक्चुअली वो प्रोसीड शुरू हुई थी। यहाँ पे क्रिमिनल शेल कॉर्पोरेशन या ऑफशोर बैंक्स काम में लेते हैं या ऐसी कंट्रीज में पैसा जमा करवाते हैं जहां रूल्स रेगुलेशन ज्यादा ना हो। यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं जिससे उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे बैंक टू बैंक ट्रांसफर या वायर ट्रांसफर होता है, अलग अलग अकाउंट अलग अलग नेम्स के साथ बहुत सारे डिपॉजिट विड्रॉल होते रहते हैं, अलग अलग मनी अमाउंट के साथ डिपॉजिट विड्रॉल होता है ताकि फाइनली हार्ड टू ट्रेस, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो पाए कि एक्चुअली वो पैसा आया कहाँ से है उनके पास। एंड इसका नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जो पैसा आपके पास इलीगल सोर्स से कमाया था उसको कन्वर्ट कर आप ऐसा शो करते हो कि वो पैसा मेरे पास लेजिटिमेट सोर्स से आया, नॉर्मल फाइनेंशियल ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन करके वो पैसा आया है। इंटीग्रेशन में एक इल्यूजन, एक वहम क्रिएट किया जाता है कि हमने जो पैसा कमाया है वो लेजिटिमेट बिजनेस से कमाया है, जबकि आपने पैसा कहां से कमाया है? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से वो पैसा कमाया है। समझ में आ गया? मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग अपन ने देख लिया, पैसा ब्लैक को व्हाइट में करने के तरीके देख लिए। अब ये ब्लैक को व्हाइट में करने का ये लीगल होना चाहिए था या ये चीज इलीगल होनी चाहिए? अगर ये चीज लीगल होती, अगर इसके अगेंस्ट कोई एक्ट नहीं बनता, अगर सब लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते जा रहे हैं और सरकार उसके बदले कोई एक्ट नहीं बना रही, लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं दे रही, तो सबको क्या लगेगा? अरे यार बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, उसमें कितना पैसा है, हम क्यों रोजमर्रा बचे, क्यों हम डेली जॉब करें, उसमें तो पैसा मिलेगा ही नहीं। तो जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते जाएंगे, जगह जगह जाली नोट छपने लग जाएंगे, ड्रग्स लोग खुलेआम बेचने लग जाएंगे, तो इलीगल काम बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक एक्ट बनाती है ताकि कोई मनी लॉन्ड्रिंग अगर करता हुआ पकड़ा गया, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखती है कि अगर कोई भी बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसको ये सारे पनिशमेंट्स देने पड़ेंगे, ये सारे पनिशमेंट भरने पड़ेंगे। तो उस एक्ट का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पामला। इसको रीड कैसे किया जाता है? पामला, ऐसे रीड किया जाता है, पामला, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट का जो हेड होगा, मतलब जो लोग ये देखेंगे कि आप मनी लॉन्ड्रर हो या नहीं हो, या आपने मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प की या नहीं की, उसका जो हेड होता है उसका नाम होता है ED। ED का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर। कभी नाम सुना हो? एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ED ने बुलाया है, ED ने समन भेजा है। ED जो मनी लॉन्ड्रिंग के हेड होते हैं, जो ये चेक करेंगे कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की, या आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उस हेड का नाम क्या है? ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। चलो, इसमें सबसे पहले आया चैप्टर 2 ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें सबसे पहले आया आपका सेक्शन 3। मामला में अपन कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले? सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 में मतलब अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग हो, अगर आप मनी लॉन्ड्रर हो, अगर आप ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको ये सारी पनिशमेंट्स देने पड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है?
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ऐसा शो करना कि वो एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है, और मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स क्या थे? प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो जो हमने अभी पढ़ा है वो सारी चीजें किस में आती हैं? मामला में सेक्शन 3 के अंदर आती है। सेक्शन 3 क्या कहता है? Whosoever directly और indirectly attempts to indulge, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर ने करप्शन से 120 करोड़ रुपए कमाए। करप्शन से कमाए तो मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आएगा, ठीक है। वो मिनिस्टर डायरेक्टली 120 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराने जा रहा है, या डायरेक्टली उसको ब्लैक को व्हाइट में करने की कोशिश कर रहा है, या उस मिनिस्टर ने अपने ड्राइवर को कहा, अपने ड्राइवर को, या उस मिनिस्टर ने, ड्राइवर छोड़ो, उस मिनिस्टर ने अपने दामाद को कहा कि तुम इस पैसे से लंदन में प्रॉपर्टीज खरीद लो। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली तो इन्वॉल्व कौन है? लालू प्रसाद यादव, और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कौन है? उसका दामाद। तो अगर आप या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, या नोइंगली इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट, और नोइंगली इज अ पार्टी, नोइंगली असिस्ट, जान मतलब आपको पता है, मैंने उस ड्राइवर को कहा कि मेरे आप ये ड्रग्स यहाँ से यहाँ बेचो, मतलब यहाँ से यहाँ दे आओ, ड्रग्स आप डिलीवरी करियो। अगर उस ड्राइवर को ये पता है इस पैकेट में ड्रग्स है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रर, वो भी एक क्रिमिनल साबित होगा। अगर उसको पता ही नहीं है, मैंने कह दिया ये पैकेट लो यहाँ से यहाँ डिलीवर कराओ, उसको नहीं पता, तो वो क्रिमिनल नहीं है। पर अगर उसको पता है इस पैकेट के अंदर ड्रग्स हैं, तो भी वो क्रिमिनल होगा। और is actually involved in any process activity connected with the 17 proceeds of crime। proceeds of crime मतलब जो मैंने कहा scheduled offense, कि जो actually उन scheduled offense से connected है, आपने बॉम्ब ब्लास्ट किया, आपने ड्रग्स बेचे, जाली नोट बनाए, including its concealment। concealment का मतलब क्या होता है बच्चों? छुपाना। possession का मतलब, हाँ, उसका possession, acquisition और use and projecting और claiming it as untainted property। untainted का मतलब लिख लो बेदागी प्रॉपर्टी, जिसपे कोई स्टेन ना हो, जिसपे कोई स्टेन, जिसपे कोई स्टेन ना हो, untainted प्रॉपर्टी हो, तो वो सब गिल्टी हैं ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उन सबको माना जाएगा कि वो मनी लॉन्ड्रर हैं, वो सब आपके क्रिमिनल हैं। तो सेक्शन 3 आपको क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3 आपको कहता है कि कोई भी बंदा डायरेक्टली मतलब लालू प्रसाद यादव, या इनडायरेक्टली मतलब उसका दामाद, या नोइंगली कि मुझे पता है कि इस पैकेट में ड्रग्स हैं, या मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं 17 प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस हैं, जाली नोट, ड्रग्स बेचना, करप्शन, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी, इन सब से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, या फिर मैं उन सबको छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर एक्वायर कर रही हूँ, क्लेम कर रही हूँ कि जो पैसा मेरे पास आया है वो अनटेन्ड है, मतलब बेदागी है, मैंने उसको मनी लॉन्डर कर दिया, मैं कह रही हूँ ये पैसा मेरे पास कोई लेजिटिमेट सोर्स से आया है, तो मैं गिल्टी रहूंगी, मतलब मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पनिशमेंट कितना मिलता है अगर आप ऐसा काम करते हुए पकड़े गए? तो मिनिमम आपको 3 साल की जेल होगी, और मैक्सिमम आपको 7 to 10 years की जेल हो सकती है। मिनिमम 3 साल की जेल और मैक्सिमम 7 to 10 years की आपको जेल हो सकती है। तो ये है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में किसके बारे में बताया गया? ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या जानते हुए आप कोई भी 17 प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से इन्वॉल्व हो, या उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपनी प्रॉपर्टी को ऐसा दिखा रहे हो कि वो अनटेन्ड प्रॉपर्टी है, तो आप गिल्टी माने जाओगे, आपके ऊपर पनिशमेंट दिया जाएगा। आपको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? या तो 3 साल की जेल या 7 से 10 साल की जेल आपको हो सकती है। समझ में आ गया? सेक्शन 3 समझ में आ गया। देन सेक्शन 12, ये चैप्टर्स आप पढ़ लेना, चैप्टर्स का नाम क्या है? सेक्शन 12, पहले मैं वैसे समझा देती हूँ सेक्शन 12 क्या है, फिर बुक की लैंग्वेज में देखेंगे। सेक्शन
सेक्शन 12 में किसकी बात की गई है? सेक्शन 12 पहले समझ लो बच्चों। सेक्शन 12 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक बताई गई है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है या कहाँ खत्म हो रहा है? बैंक से शुरू हो रहा है, बैंक पे ही खत्म हो रहा है। लोग बैंक में ही पैसा छोटे छोटे अमाउंट में डलवा रहे हैं और फाइनली बैंक के थ्रू ही पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक, बैंक की क्या जिम्मेदारी है? बैंक की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग उस बैंक में ना हो सके। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जिस एंटिटी को दूसरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा वो एंटिटी कौन है? बैंक। कोई भी इंडिया का बैंक हो सकता है। एंड किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? फर्निश टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टर कौन है? मैं ईडी की बात कर रही हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिस बैंक से चाहे जो चाहे वो डिटेल्स ले सकता है। तो बैंक को ईडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? पहली बैंक की जिम्मेदारी होती है कि बैंक में डेटा मेंटेन करना चाहिए। बैंक में हर एम्प्लॉय का डेटा प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। बैंक में जो डेटा है वो मेंटेन होना चाहिए। उसका जो केवाईसी, अगर आपके बैंक में कोई भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी जो भी आपके बैंक में करवा रहा है, उस कस्टमर की प्रॉपर डिटेल्स आपके बैंक में सेव होनी चाहिए। उस कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका फोन नंबर, उसका आईटीआर, जो भी डिटेल्स बैंक मांग रहा है वो सारी आपके बैंक में स्टोर होनी चाहिए। सबसे पहली बैंक की जिम्मेदारी ये है। सेकंड बैंक की जिम्मेदारी है कि अगर आपसे डेटा मांगे, बैंक से मांगे, ईडी ने कहा, सपोज ईडी ने एसबीआई बैंक को कहा कि मुझे जो लालू प्रसाद यादव नाम का आपका जो कस्टमर है उसकी मुझे सारी डिटेल्स दो, तो बैंक उसको वो डिटेल्स दे दी। तो सेकंड क्या है? अगर ईडी डेटा मांगे तो बैंक को वो डेटा देना चाहिए। देन इसी के अंदर थर्ड क्या है? बैंक की जिम्मेदारी है कि हर बंदे का आईडी प्रूफ, हर बंदे का आधार कार्ड बैंक में सेव होना चाहिए, आधार नंबर सेव होना चाहिए, जितने भी बैंक से लोग कनेक्टेड हैं। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईडी के अलावा वो ये डेटा किसी और को ना दिखाए। अगर आप और हम जैसे लोग बैंक से जाकर बोलेंगे कि हमें ये डेटा दिखाओ, हमें लालू प्रसाद का डेटा दिखाओ, तो बैंक नहीं दिखाएगा। सिर्फ ईडी बोलेगा तो बैंक आपको ये डेटा दिखाएगा। देन और क्या है इसके अंदर, सेक्शन 12 के अंदर, कि मेंटेन द रिकॉर्ड। बैंक की जिम्मेदारी है जो रिकॉर्ड आप रख रहे हो हर कस्टमर का, उसका मेंटेन रखो। आपका जो बैंक ने आइडेंटिटी लिया है, जैसे कि बैंक ने आधार का डेटा आपसे लिया है, वो आधार का डेटा 5 सालों तक बैंक को अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर कोई कस्टमर बैंक छोड़कर चला भी जाता है तो भी उसका डेटा बैंक में 5 सालों तक होना चाहिए। हाथ किया तो उसका डेटा आप डिलीट नहीं करोगे। ये 5 जिम्मेदारियां हैं सेक्शन 12। हाँ जी, ये 5 चीजें हैं जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ सेक्शन 12 में हमने क्या बताया है? बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है कि बैंक जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी है और वो किसको रिपोर्ट करेगा? ईडी को रिपोर्ट करेगा। क्या क्या काम है? बैंक में डेटा मेंटेन करना चाहिए। कौन सा डेटा मेंटेन करोगे? कि किसने कितना डिपॉजिट किया, किसने कितने पैसे जमा कराए, ये बैंक में डिटेल्स होनी चाहिए। कितने पैसे उसने विड्रॉ किए, ये सारी डिटेल्स बैंक में सारी चीजें स्टोर होनी चाहिए। और ये डेटा हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 इयर्स का डेटा बैंक में पूरा स्टोर होना चाहिए। 5 सालों में किसने क्या लेन देन किया, वो सारा डेटा होना चाहिए। अगर ईडी बैंक से वो डेटा मांगे तो बैंक ईडी को वो डेटा दे दे। थर्ड उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि हर कस्टमर का आइडेंटिटी उसका मेंटेन करो, आधार नंबर, उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें उसकी मेंटेन करो। अगर ईडी के अलावा आपसे कोई और भी डिटेल्स मांगता है तो उसको मत दो। एंड फिफ्थ जिम्मेदारी बैंक की क्या है? कि जो भी आपने आधार डिटेल्स हमसे लिया उसको 5 सालों तक आपको मेंटेन करना है, आपको डिलीट नहीं कर देना। ये सारी चीजें क्या है आपकी सेक्शन 12 में। ये बना लो बेटा, ये लिख लो पेपर पे, फिर बुक की लैंग्वेज से पढ़ते हैं।
इसका रिमूव थोड़ा सा कम करूं क्या जूम, जूम माइनस दिख रहा है, और कम करूं? ठीक है। विड्रॉ हिस्ट्री ऑफ लास्ट 5 years, विड्रॉ के बाद लिखा है हिस्ट्री ऑफ लास्ट 5 years। Maintain the record of identity, Aadhaar 5 years record. आ गया समझ में? तो सेक्शन 12, सेक्शन 3 ने किसकी बात की थी? मनी लॉन्ड्रिंग की बात की थी। सेक्शन 12 किसकी बात कर रहा है? बैंक की क्या जिम्मेदारियां, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या है? सबसे पहले हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी? ईडी मांगे तो ईडी को देना चाहिए। थर्ड क्या है? आईडी प्रूफ भी रखो। फोर्थ क्या है? किसी और को मत दो। फिफ्थ क्या है? आईडी प्रूफ का डेटा भी 5 साल तक मेंटेन रखो। अब अपन पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है हमारे। हाँ जी, सेक्शन 12, रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है यहाँ पे? बैंक। बैंक को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल maintain a record of all the transaction including information related to transaction covered under clause B in such manner as to enable it to reconstruct individual transaction। हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अगर उसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया तो वो भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। फर्निश टू द डायरेक्टर, मतलब ईडी को रिपोर्ट करो, मेंटेन करो और ईडी को रिपोर्ट करो विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर ईडी ने कहा 2 दिन के अंदर अंदर मुझे इसका सारा 5 साल का डेटा चाहिए, इसने कब क्या लिया, कब क्या बेचा, कब कितना विड्रॉ किया, कब कितना डिपॉजिट किया, तो उस समय के अंदर वो डेटा रिपोर्ट करो ईडी को। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड, उसने कोशिश की या उसने एग्जीक्यूट किया, द नेचर एंड वैल्यू ऑफ विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, किस तरीके का ट्रांजैक्शन किया और उसकी क्या वैल्यू थी, वो सारी बातें अपन किसको बताएंगे? ईडी को बता देंगे। इसका क्लॉज 1 का
पॉइंट सी क्या है, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी, मतलब आप आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट, आधार नंबर भी, आधार की डिटेल्स भी सबकी मेंटेन रखो ऑफ इट्स क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स एज वेल एज अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू इट्स क्लाइंट्स। आप आधार किस किस का रखोगे, क्लाइंट्स का, बेनिफिशियल ओनर्स। बच्चों ये बेनिफिशियल ओनर्स कौन होते हैं, जैसे जैसे कोई मिनिस्टर है, उसने अपने ड्राइवर को कहा, उसने अपने ड्राइवर को कहा कि जा तू, तेरे अकाउंट में मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे रहा हूं, वो तेरे अकाउंट में जमा करवाया। अब वो ड्राइवर अपने बैंक में गया, एसबीआई बैंक में, उस ड्राइवर ने कहा कि मेरे अकाउंट में ये 2 लाख रुपए डाल दो। ड्राइवर से अगर एसबीआई बैंक पूछेगा कि तुम्हारे पास ये 2 लाख रुपए आए कहाँ से, तुम तो इतने अमीर हो ही नहीं कि तुम 2 लाख रुपए बैंक में जमा करा सको, आज तक इतने सालों में तुमने 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा नहीं कराए। तो ड्राइवर क्या बोलेगा, मुझे 2 लाख रुपए मेरे साहब ने दिए हैं। साहब कौन है, मिनिस्टर ने दिए। तो एसबीआई की जिम्मेदारी है कि ड्राइवर की आधार डिटेल्स रखेगा और उस मिनिस्टर, जिस मिनिस्टर ने उसको वो 2 लाख रुपए दिए, उसकी भी अपने पास डिटेल्स रखेगा। ये मिनिस्टर क्या हो गया, यहाँ पे उसका बेनिफिशियल ओनर हो गया। तो यहाँ पे आप जो आइडेंटिटी प्रूफ रखते हो वो अपने क्लाइंट का, मतलब ड्राइवर का भी रख रहे हो, अपने बेनिफिशियल ओनर्स का भी रख रहे हो, एज वेल एज अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू इट्स क्लाइंट्स। उसके क्लाइंट से रिलेटेड जो भी अकाउंट के लोग, जो भी रिलेटेड लोग हैं, उन सबकी डिटेल्स आप अपने पास रखोगे। तो आप लोग बेनिफिशियल ओनर के लिए ये बना सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि बेनिफिशियल ओनर होता कौन है। किसका ही थोड़ा सा बना लिया बेनिफिशियल ओनर के लिए। तो यहाँ पे अपन ने क्लॉज 1 सेक्शन 12 का क्लॉज 1 क्या पढ़ा कि हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी एक तो रिकॉर्ड रखेंगी जो भी ट्रांजैक्शंस उनके बैंक में हो रहे हैं, फिर उन सबकी डिटेल्स वो डायरेक्टर को देंगी, ईडी को देंगी जब उसने मांगा है, और जिस वैल्यू का, जिस नेचर का मांगा है तब उसको वो मिलना चाहिए। थर्ड क्या है कि हर एक उस बंदे का आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो उसका बेनिफिशियल ओनर हो, या उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबकी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, मेंटेन की ये सारी चीजें। क्लॉज 2 क्या कहते हैं, एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन फर्निश्ड और वेरीफाइड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर, सेव एज फॉर द 5 years होना चाहिए शायद, हाँ जी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, मतलब ईडी के अलावा वो इंफॉर्मेशन आप किसी और को नहीं दोगे। द रिकॉर्ड्स रिफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, फर्स्ट का जो ए वाला है, जो भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया है कि किसने कितना पैसा विड्रॉ किया, किसने कितना पैसा जमा करवाया, वो चीज शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। आपने जिसने जितना पैसा जमा कराया, किसने कितना विड्रॉ किया, लेना देना जो भी बैंक में किया, उन सबका रिकॉर्ड कब तक मेंटेन होगा, 5 सालों तक, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। अगर मैंने आज की तारीख में बैंक में शुरू किया है ट्रांजैक्शन करना, तो आज की तारीख से 5 सालों तक का वो ट्रांजैक्शन का डेटा मेरा स्टोर होना चाहिए, मतलब जो विड्रॉल और जो डिपॉजिट है उसका डेटा 5 सालों तक का यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। क्लॉज 2 आपका ये 3 ये कहता है
4 क्या कहता है, द रिकॉर्ड रिफर्ड टू इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1। क्लॉज सी ने किसकी बात की थी बच्चों, आइडेंटिटी प्रूफ की बात की थी, आधार की बात की थी क्लॉज सी ने। शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, वो भी कितने सालों तक मेंटेन होना चाहिए, 5 सालों तक। आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज एंडेड, एंड होने के बाद, अगर वो बैंक में कस्टमर है जब तो डिटेल रहेगी रहेगी, पर बैंक को वो छोड़कर चला गया वो कस्टमर, अब वो कस्टमर बैंक का नहीं है, उसके बाद भी उस कस्टमर की डिटेल उस बैंक में 5 सालों तक रहनी चाहिए, उसका आधार कार्ड लिंक जो है वो 5 सालों तक बैंक में होना चाहिए। The central government may, by notification, exempt any reporting entity or class of reporting entities from any obligations under this chapter. Central government पे depend करता है, वो चाहे तो किसी बैंक को इस चीजों से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो कौन से बैंक होंगे कौन से नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे पर डिपेंड नहीं करता। तो सेक्शन 12 क्या कहता है, सबसे पहले रिपोर्टिंग एंटिटी की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, मेंटेन अ रिकॉर्ड कि किसने कितना विड्रॉ किया है, किसने कितना डिपॉजिट किया है। सेकंड, ईडी को बतानी है आपको सारी डिटेल्स, जब मांगी है, जिस नेचर की मांगी है, जिस वैल्यू की मांगी है। थर्ड, आइडेंटिटी, आधार प्रूफ मेंटेन करो, क्लाइंट्स का, उनके बेनिफिशियल ओनर्स का, या उनसे कनेक्टेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सबका मेंटेन करो। देन 2 क्या कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, मतलब ईडी के अलावा किसी और को नहीं देंगे। 3 क्या कहता है कि जो भी आपने एक्सेप्ट विड्रॉ वाले जो ट्रांजैक्शंस आपने किए थे उन सबको 5 सालों तक के लिए आप मेंटेन करोगे, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन से 5 सालों तक का वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो आधार आइडेंटिटी की डिटेल्स है वो 5 सालों तक रिकॉर्ड होनी चाहिए। कब से 5 साल, जब उनके टर्म्स रिलेशनशिप खत्म हो गई हो, मतलब जब बैंक से वो कस्टमर हट गया उसके बाद भी बैंक के पास वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, आधार की डिटेल्स 5 सालों तक की होनी चाहिए। एंड लास्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो कौन से बैंक को इन चीजों से एग्जेम्प्ट करना चाहता है कि जिनको ईडी को फर्निश नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, अभी तक अपन ने 2 सेक्शंस पढ़ लिए, एक तो सेक्शन 3 और एक सेक्शन 12। अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 13। पहले मैं समझा रही हूँ 13, फिर अपन बुक से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बड़ा करूं क्या इसको? चलो सेक्शन 13, यहाँ पे अपन अब बात करेंगे। सेक्शन 13 में आप बात करोगे, ईडी को ये पावर है कि वो कोई भी बैंक में जाकर उसका डेटा पूछ सकता है। यहाँ पे सेक्शन 13 में ईडी के पावर्स के बारे में बात करेंगे कि ईडी के पास क्या पावर है, क्या नहीं, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ईडी के पास पावर होती है कि वो कोई भी बैंक में जाकर उसका डेटा पूछ सकता है कि मुझे ये वाला डेटा दो, उसका डेटा वो मांग सकता है और बैंक उसको मना नहीं कर सकता। तो ईडी के पास सबसे पहला पावर क्या होता है, वो किसी भी बैंक में जाएगा, कोई भी कस्टमर की कोई भी डिटेल्स अगर मांगेगा तो बैंक को वो डिटेल्स देनी पड़ेगी। और क्या क्या पावर्स है ईडी के, सबसे पहले पावर है उसका इंक्वायरी। ईडी बैंक की इंक्वायरी कर सकता है, ईडी जो बैंक है उसकी इंक्वायरी कर सकता है। बैंक की इंक्वायरी का मतलब यहाँ पे ईडी देखेगा कि क्या ये बैंक पता लगा पा रहा है क्या कि इस बैंक में कौन कौन मनी लॉन्ड्रर है। अगर जैसे वाड्रा या लालू प्रसाद जैसे मनी लॉन्ड्रर हैं तो उनको 3 साल की जेल मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी जेल थी उनकी, 7 से 10 साल की जेल। या फिर गलती जो हुई है वो रिपोर्टिंग एंटिटी से हुई है, क्या पता किसी बैंक ने किसी कस्टमर का केवाईसी नहीं लिया हो या उसको वेरीफाई नहीं किया हो कस्टमर का। तो रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक्स, तो बैंक्स पे क्या फाइन लगाएगा ईडी कि 10,000 से 1 लाख रुपए तक का पर केवाईसी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। सबसे पहले ईडी देखेगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है
तो अगर मनी लॉन्ड्रर अगर लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं तो उनको 3 साल की जेल या 10 साल की जेल। पर अगर बैंक ने किसी कस्टमर का केवाईसी नहीं लिया या उसको वेरीफाई नहीं किया तो ईडी बोलेगा कि हर केवाईसी के लिए आपको 10,000 या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना फाइन भरना पड़ेगा। इसकी इंक्वायरी सबसे पहले ईडी करेगा। अगर इंक्वायरी के दौरान ईडी को लगता है कि बैंक ने कुछ गलत किया है, अगर जब वो इंक्वायरी कर रहा है तब उसको लगता है कि बैंक में ही कोई एम्प्लॉय था जिसने घपला किया है या बैंक ने कोई ट्रांजैक्शंस को डिलीट कर दिया, ईडी को ऐसा लगता है, तो बैंक की ऑडिट ईडी खुद करवा सकता है। वैसे तो बैंक के ऑडिटर्स होते हैं, जो सीए वाले लोग होते हैं वो ऑडिटर्स हैं, पर ईडी खुद का सीए लेकर आएगा और उस सीए को बोलेगा तुम इस बैंक की ऑडिट करो, मुझे लग रहा है इस बैंक में कोई ना कोई घपला हुआ है। ठीक है, और ऑडिट करवाते वक्त वो ये चेक करेगा कि बैंक ने वो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है नहीं की, कि वो डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा है, सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया नहीं किया, आधार डिटेल्स 5 सालों तक मेंटेन किया नहीं किया। ऑडिटर ये 5 चीजें चेक करेगा कि बैंक ने ये 5 चीजें मेंटेन करी है नहीं करी। अगर नहीं करी तो ईडी सबसे पहले बैंक को वार्निंग देता है कि आपको अब आपको ऐसा काम नहीं करना, अब की बार करोगे तो आपका बैंक का लाइसेंस बंद कर देंगे हम। फिर जिसने पहले केवाईसी नहीं दिया उसका केवाईसी लो। ईडी बैंक को बोलेगा जिसने केवाईसी नहीं लिया था उसका केवाईसी अब ले लो, अब रजिस्टर करो, और रेगुलर इंटरवल में केवाईसी चेक करते रहो कि हर 2 साल में 3 साल में चेक करो कि आपने सबका केवाईसी ले रखा है क्या, उसकी पैन डिटेल्स, आधार डिटेल्स कोई चेंज तो नहीं हुई ना, ये सारी चीजें वेरीफाई करते रहो। और ईडी उनके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी भी लगा सकता है कि अगर आपने केवाईसी नहीं ले रहे हो तो 10,000 से 1 लाख रुपए तक आपको फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईडी के पावर्स की बात की है अपन ने, क्या बात की ईडी के पावर्स की। अगर ईडी को कुछ भी लगता है इंक्वायरी के दौरान कि बैंक में कुछ घपला है तो ईडी खुद का ऑडिटर बुलाएगा, खुद का सीए बुलाएगा और उस बैंक की ऑडिट करवाएगा, और उस ऑडिटर को बोलेगा आप चेक करो बैंक ने वो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है या नहीं की। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसने सबका डेटा मेंटेन किया है क्या, उसने आधार कार्ड डिटेल्स मेंटेन की है, 5 सालों तक मेंटेन किया नहीं किया, सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है। अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ है तो ईडी सबसे पहले वार्निंग देगा, बैंक को कहेगा जिनका केवाईसी नहीं लिया था केवाईसी लो, और अगर आप केवाईसी नहीं लेंगे तो आपको मॉनेटरी पेनल्टी भी लग सकती है, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। और रेगुलर इंटरवल में आपको मेंटेन करना है कि सबका केवाईसी को रीचेक करना है कि किसी का पैन कार्ड डिटेल्स तो चेंज नहीं हो गई ना, किसी का आधार नंबर चेंज नहीं हो गया ना, सबकी सारी डिटेल्स भरी हुई है या नहीं है। रेगुलर इंटरवल्स में ये सारी चीजें आप मॉनिटर करते रहो। तो ये होता है आपका सेक्शन 13। लिखोगे सेक्शन 13, पहले लिखो। मैं जो यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे उतना तो लिखो, स्क्रीन से देखकर, फिर मैं आगे का डिक्टेट कर देती हूँ। जितना स्क्रीन पे लिखा है उतना स्क्रीन से देखकर लिखो, फिर मैं आगे का डिक्टेट कर देती हूँ आप लोगों को। लिख लिया यहाँ तक का।
केवाईसी तक लिख लिया, पर केवाईसी तक। उसके आगे इसे लाइन लिखो, एरो बनाओ और एक लाइन लिखो नीचे। अगर इंक्वायरी के दौरान ईडी को लगता है, अगर इंक्वायरी के दौरान ईडी को लगता है बैंक ने कुछ गलत किया है, कॉमा, तो वो अपने ऑडिटर्स ब्रैकेट ईडी के ऑडिटर्स ब्रैकेट क्लोज से ऑडिट करवाएंगे बैंक की, फुल स्टॉप। ब्रैकेट बैंक ने सेक्शन 12 के 5 पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं, बैंक ने सेक्शन 12 के 5 पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे पॉइंट नंबर ए लिखो अब, वार्निंग। पॉइंट बी लिखो, जिसने पहले केवाईसी नहीं दिया। पॉइंट ए लिखो, वार्निंग। पॉइंट बी लिखो, जिसने पहले केवाईसी नहीं दिया, कॉमा, उसका केवाईसी लो। पॉइंट सी लिखो, रेगुलर इंटरवल में केवाईसी चेक किया जाता है। रेगुलर इंटरवल में केवाईसी चेक किया जाता है, ब्रैकेट एवरी 2 years, आधार, पैन, एक्सेट्रा। और पॉइंट नंबर डी, मॉनेटरी पेनल्टी। पॉइंट नंबर डी, मॉनेटरी पेनल्टी। समझ में आया? सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 12 में तो अपन ने बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की। सेक्शन 13 में अपन ईडी के पावर्स के बारे में बात करते हैं कि अगर ईडी को लगता है बैंक ने कुछ गलत किया तो वो उसको वार्निंग देगा, उसको मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकता है, उसको कह सकता है आपको सबका केवाईसी कलेक्ट करना है और रेगुलर इंटरवल्स में केवाईसी को चेक करना है। तो यहाँ पे सेक्शन 13 में अपन ने किसकी बात की? पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स टू इम्पोज फाइन। वो डायरेक्टर कितना फाइन लगा सकता है? द डायरेक्टर में ईदर ऑफ हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड बाय एन अथॉरिटी, ऑफिसर और पर्सन। मतलब या तो डायरेक्टर उसको खुद को इंट्यूशन हो रहा है कि मुझे इस बैंक की ऑडिट करनी है, मुझे इस बैंक में जाकर इंक्वायरी करनी है, या किसी अथॉरिटी ने एप्लीकेशन डाली होगी कि आपको इस बैंक की ऑडिट करनी चाहिए, जाकर इंक्वायरी करनी चाहिए, या ऑफिसर और पर्सन मेक सच इंक्वायरी और कॉज सच इंक्वायरी टू बी मेड एज थिंग्स फिट्स टू नेसेसरी विद रिगार्ड टू ऑब्लिगेशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर दिस चैप्टर। मतलब अगर उसको खुद को लगता है या किसी ने उसको कहा है कि आपको जाकर उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी की जो इंक्वायरी करता है वो फर्स्ट क्लॉज में आ गया। क्लॉज 1 का ए क्या कहता है? एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और एनी अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम द डायरेक्टर्स हैव रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, is of opinion that it is necessary to do, he may direct the concerned reporting entities to get its record as may be specified, audited by an accountant from amongst the panel of accountants maintained by the central government for this purpose। अगर उसको कभी भी ऐसा लगता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी में कुछ भी गलत हो रहा है या उसने जो रिकॉर्ड मांगा था वो रिकॉर्ड रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं दे पा रही है, तो वो खुद का जो पैनल है उस पैनल में से एक ऑडिटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैनल होते हैं उसमें से ऑडिटर को बोलेगा कि आपको रिपोर्टिंग एंटिटी की क्या करनी है? ऑडिट करनी है। आ रहा है समझ में बच्चों? 1B क्या कहता है? द एक्सपेंस ऑफ एंड द इंसिडेंटल टू एनी ऑडिट अंडर सबसेक्शन 1A शैल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी खर्चा होगा ऑडिट का वो कौन बेयर करेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। क्लॉज 2 क्या कहता है? इफ द डायरेक्टर इन केस ऑफ इंक्वायरी फाइंड्स दैट अ रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर, देन विदाउट प्रीजडिस टू any other action they may take under any other provision of this act he may। अगर उसको लगता है कि इंक्वायरी के दौरान कि कुछ भी, या तो डायरेक्टर गलत था या बोर्ड मेंबर गलत था या उसके एम्प्लॉइज ने कुछ भी गलत किया है, तो वो इश्यू अ वार्निंग इन राइटिंग। ईडी क्या दे सकता है? उनको वार्निंग दे सकता है कि आपको ये काम गलत किया है, आपको आगे से ये काम नहीं करना। या फिर डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, उनको डायरेक्ट कर सकता है कि आपको इस इंस्ट्रक्शन पे ही काम करना है। Direct such reporting entity or its designated director on the board or any of its employee to send reports at such interval as may be prescribed on the measures it taking। वो कहेगा कि हर एक केवाईसी, जितनी भी आपके पास केवाईसी है या इन केवाईसी की डिटेल्स आप मुझे इन इंटरवल में भेजोगे, हर 6 महीने से इनकी डिटेल्स आप मुझे सेंड करोगे। या तो वो ये बोल सकता है, या उनको बोल सकता है कि आप वार्निंग दे सकता है, या उनको बता सकता है कि आपको कैसे काम करना है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। By an order impose a monetary penalty, उनके ऊपर monetary penalty भी लगा सकता है। Such reporting entity or designated director on board or any of its employee which shall not be less than, monetary policy कितनी होगी? 10,000 या फिर 1 लाख रुपए for the each failure। मतलब हर KYC के लिए उनसे 10,000 या 1 लाख रुपए तक का मॉनेटरी फीस ली जा सकती है। द डायरेक्टर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 2 to every banking company, financial institutions or intermediaries or person who is a party to the proceedings under that subsection। मतलब यहाँ पे जो उसकी कॉपी है कि आपको ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उसकी कॉपी वो और सारी बैंक्स को भी दे सकता है कि आपको भी हमें ये सारी डिटेल्स इस टाइम पे पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़े? ईडी के पावर्स पढ़े। क्या क्या अपन ने ईडी के पावर्स पढ़े? सबसे पहले, अगर ईडी को लगता है या किसी ने एप्लीकेशन दी या किसी ऑफिसर या किसी पर्सन ने कहा कि आपको इस चीज की इंक्वायरी करनी चाहिए रिपोर्टिंग एंटिटी की, तो वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी के दौरान अगर उसको कुछ भी लगता है, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स है या कुछ भी गलत लगता है, तो वो अपनी पैनल में से एक बंदे को कहेगा कि उसकी ऑडिट आपको करनी है। उस ऑडिट का खर्चा कौन भुगतेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भुगतेगी। इंक्वायरी के दौरान अगर उसको लगता है कि या तो रिपोर्टिंग एंटिटी गलत है, या उसके बोर्ड मेंबर्स गलत है, या उसका कोई भी एम्प्लॉय गलत है, तो वो उनको पहले तो वार्निंग दे देगा कि आपको ये काम दोबारा नहीं करना, या फिर उनको कह सकता है कि आपको इस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है, या उनको बोलेगा कि इतने टाइम पीरियड में बार बार मुझे केवाईसी भेजना है, सबकी डिटेल्स आपको 6 महीने 2 महीने से आपको इन एम्प्लॉइज की डिटेल्स मुझे भेजनी है, बैंक को बोलेगा। या उनके ऊपर कोई मॉनेटरी पेनल्टी भी लग सकती है जो 10,000 से 1 लाख रुपए तक की होगी पर केवाईसी के लिए। और ईडी जो है वो उन जो उसने कहा है कि मैं वार्निंग दे सकता हूँ, मैं इस इंस्ट्रक्शंस पे आपको काम करना है, जो भी ईडी बोल रहा है, इसकी कॉपी वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी दे सकता है। समझ में आ गया? तो सेक्शन 3 था अपना मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, सेक्शन 12 था अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बैंक के बारे में, और सेक्शन 13 था अपना पावर्स ऑफ ईडी। ईडी के क्या पावर्स है उसके बारे में अपन ने सेक्शन 13 पढ़ा। हाँ, इसके अंदर तीन लोगों की बात की। एक तो रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब पूरा का पूरा बैंक। कस्टमर का केवाईसी भी है, और कस्टमर्स के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितना डिपॉजिट कितना विड्रॉल हुआ है, आपके आधार कार्ड आपकी पैन डिटेल्स, उस कस्टमर का आधार कार्ड पैन डिटेल्स जो भी है वो भी सब मांगेगा कि टाइम इंटरवल में इतना इतना आपको पहुंचाना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज सेक्शन 63। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी
या फिर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, उसकी वजह से जो भी नुकसान हो रहा है उसका आपको पनिशमेंट बेयर करना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? सेक्शन 63 बोलता है। सेक्शन 63 कि यहाँ पे अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, अभी लिखना नहीं, समझा रही हूँ, फिर लिखवाऊंगी आप लोगों को, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। पहला क्या है? किसी बंदे ने विलफुली जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दी, जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दी। मतलब ए ने बोला कि ये जो भी बैंक में जो घपला हुआ है वो किसने किया? बी ने किया। उसने जानबूझकर बी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी, बी वाला बंदा अरेस्ट हो गया और बाद में पता चला कि एक्चुअल घपला किसने किया था? ए ने किया था, बी ने नहीं किया था। तो ए ने गलत इंफॉर्मेशन दी तो ए को पनिशमेंट मिलेगा। तो पहला क्या है कि ए ने झूठ बोला, उसके वजह से बी को अरेस्ट हो गया, तो ए को जेल मिलेगी, 2 साल की जेल या 50,000 रुपए तक का फाइन उसको हो सकता है। तो जानबूझकर आपने किसी और के बारे में झूठ बोला और बाद में आपका अगर झूठ पकड़ा गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। सेकंड क्या कहता है इसके अंदर? सेक्शन 63 के अंदर ही सेकंड है आपका, दैट इज सेक्शन 3 के बारे में बात की। सेक्शन 3 मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब रिफ्यूजेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। अगर कोई मनी लॉन्ड्रर है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव पकड़ा गया, तो उसको बुलाया गया, समन में बुलाया, और मैंने उससे पूछा आप बताओ आपके पास पैसा कहां से आया, और वो बोलता है मैं तो नहीं बता रहा इसका आंसर। वो उस समन का आंसर देने से मना कर देता है। पहली चीज, उसने क्वेश्चन को रिफ्यूज कर दिया, जो मनी लॉन्ड्रर है, कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। सेकेंड चीज है इसके अंदर, उसने कहा ठीक है कि ये पैसा मैंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया था वहां से पैसा है, उसने बोला। फिर मैंने एक हार्ड कॉपी में ये प्रिंट करवाया और बोला कि तुम साइन करो कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से तुम्हें ये पैसा मिला। तो उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो साइन नहीं करूंगा, मैं तो बोल दिया पर मैं साइन नहीं करूंगा, ताकि वो एविडेंस कोर्ट में प्रूव ना किया जा सके। या तीसरा क्या हो सकता है कि उसको समन भेजा गया, उसको ईडी ने बोला कि आपको परसों मेरे से मिलने आना है, पर वो ईडी के बुलावे पे नहीं आया, तो हर समन के लिए उसको 500 से 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी पर फेलियर। परसों नहीं आया, फिर ईडी ने वापस घर में नोटिस भेजा कि आपको 2 दिन बाद मेरे पास आना है, फिर नहीं गया तो ईडी ने नोटिस भेजा कल आना है, कल नहीं गया फिर नोटिस भेजा। तो जब जब ईडी बुलाएगी और तब तब अगर आप नहीं जाओगे तो आपको 500 से 10,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। तो सेक्शन 63 में पहला पन्ने पढ़ा कि जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दे दी। अगर आपने ए ने झूठ बोला बी के बारे में और उसकी वजह से बी को कोई जेल हो गई, बाद में पता चला कि ए ने तो झूठ बोला था, तो ए को 50,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। सेकंड क्या है इसके अंदर सेक्शन 3 कि कोई मनी लॉन्ड्रर है, उसको आपने बुलाया समन पे और उसको मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताओ, मैं उसकी ऑडिट कर रही हूँ, तो मैंने उससे पूछा आप बताओ आपने अपना पैसा कहाँ कहाँ किस किस अकाउंट में ट्रांसफर किया। वो बोलेगा मैं तो नहीं बताऊंगा। तो उसने आंसर देने से मना कर दिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। उसने आंसर दिया पर साइन करने से मना कर दिया तो पनिशमेंट मिलेगा। या फिर वो आया ही नहीं, मैंने बुलाया था पर वो आया ही नहीं, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा 500 से 10,000 रुपए तक का पर फेलियर। हर फेलियर के लिए इतना जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब होता है कि उसको क्रिमिनल कहने से पहले कोर्ट में, अभी ईडी के सामने बातें हो रही है, फिर कोर्ट के सामने बातें होंगी, तो कोर्ट में उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी अपना पक्ष रख सके, वो भी अपने बता सके कि मैंने एक्चुअली ये पैसा कहाँ कमाया, कहाँ खर्च किया। उसको कोई भी फाइनल सजा सुनाने से पहले ये होना चाहिए। तो ये है आपका सेक्शन 63। तो इसके बारे में लिख लो सेक्शन 63, हेडिंग डालो पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। सेक्शन 63 हेडिंग डालो पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो, willfully and maliciously giving false information
इसको हेडिंग बना लो, जो मैंने ये बोला विलफुली एंड मैलिशियसली गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसके अंदर लिखो, इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन लिखो। पर्सन ए ने झूठ बोला, कॉमा, पर्सन ए ने झूठ बोला, कॉमा, उसकी वजह से पर्सन बी अरेस्ट हो गया, उसकी वजह से पर्सन बी अरेस्ट हो गया, कॉमा, तो पर्सन ए को 2 years जेल, 2 years जेल और 50,000 और बोथ पनिशमेंट, 2 years जेल और 50,000 और बोथ पनिशमेंट। इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखो, इसी सेक्शन का पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 3 हेडिंग डालो, मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग हेडिंग डाल लो। सेक्शन 3 के अंदर पॉइंट ए लिखो, सेक्शन 3 के अंदर पॉइंट ए लिखो, refuses to answer any question, refuses to answer any question, पॉइंट बी लिखो, refuses to sign, पॉइंट बी लिखो, refuses to sign, पॉइंट सी लिखो, समन, SUMMON, समन, समन मतलब बुलावा फ्रॉम ईडी, जो ईडी बुलाता है, लिख लो बुलावा फ्रॉम ईडी। अगर ये तीनों चीजें करते हो तो ऐसा सा एरो बनाओ और तीनों के लिए, और लिखो यहाँ पे 500 to 10,000 पेनल्टी पर फेलियर, 500 to 10,000 पेनल्टी पर फेलियर। और इसके अंदर थर्ड लिखो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लिख लिया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बस चलो मैं बता रही हूँ, बुक से पढ़ते हैं सेक्शन 13 क्या है, सेक्शन 63। हाँ जी, सेक्शन 63, सेक्शन 63 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। अगर आप गलत दे रहे हो इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। एनी पर्सन विलफुली और मैलिशियसली गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, आज फिर वो गायब हो रहा है, आप लोग ऐसे देखते जाओ। एनी पर्सन विलफुली एंड मैलिशियसली गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, कोई भी बंदा जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी वजह से कोई और बंदा अरेस्ट हो गया, अंडर दिस एक्ट शैल बी कन्विक्शन टू बी लायबल फॉर इम्प्रिजमेंट, उसको कितना इम्प्रिजमेंट मिलेगा, 2 साल की जेल या फिर उसको 50,000 रुपए तक का फाइन उसको देना पड़ेगा। आ गया समझ में पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ एनी पर्सन being legally bound to state the truth of any matter relating to an offense under section 3, section 3 मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, कि उसको है कि उसको सच बोलना चाहिए पर वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं तो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, अथॉरिटी जो भी उसे क्वेश्चन पूछ रही है या तो उसने मना कर दिया मैं आंसर नहीं करूंगा, या उसने रिफ्यूजेस टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम, उसने बोला कुछ था पर उसकी स्टेटमेंट को साइन करने के लिए उसने मना कर दिया, या टू whom समन इज इश्यूड अंडर सेक्शन 50, उसको समन भेजा गया कि आपको ये अटेंड करना है,
ओमिट्स टू अटेंड, वो अटेंड नहीं कर रहा है, उस प्लेस पे, उस जगह पे, उस टाइम पे वो पहुंच नहीं पा रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसको पेनल्टी लगेगी जो कितनी होगी 500 रुपए से लेके 10,000 तक का, और इन सारे फेलियर के लिए उसको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अगर उसने कुछ किया या उससे कुछ पूछा गया, पहला तो उसने बोल दिया मेरे को क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता, सेकंड उसने बोला मैं आंसर तो दे दूंगा पर मैं साइन नहीं करूंगा, थर्ड वो बुलाया उसको पर वो आया ही नहीं, वो बुक्स नहीं लाया, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया, तो उसको 500 से 10,000 रुपए तक का फाइन लगेगा हर फेलियर के लिए। आया समझ में सेकंड पॉइंट। थर्ड है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास्ड बाय एन अथॉरिटी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 unless the person on whom the penalty is proposed to be imposed is given an opportunity of being heard. No मतलब उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, उस बंदे के ऊपर कोई ऑर्डर, कोई केस नहीं होगा जब तक उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिल जाता। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मीनिंग चाहे बुक में ही लिख लो, समझ में आ जाएगा आपको, 3-4 लाइनें हैं, जगह देखकर लिख लो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब the chance to appear before a court, the chance to appear before a court to present evidence, and argument before being punished by government authority. मतलब क्या है कि उसको कोई भी पनिशमेंट देने से पहले उसको मौका मिलना चाहिए, वो अपना पक्ष भी रख सके, अपनी साइड की चीजें भी बोल सके। गवर्नमेंट उसको ऐसे ही पनिशमेंट नहीं देगी जब तक उसको मौका नहीं मिलेगा अपनी तरफ का बोलने का। दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये होता है आपका सेक्शन 63। आ गया समझ में? तो आज अपन ने पामला के कौन से सेक्शंस पढ़ लिए बच्चों? सेक्शन 3 जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की थी, सेक्शन 12 जिसने बैंक के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की, सेक्शन 13 जिसने ईडी के पावर्स के बारे में बात की, और सेक्शन 63 जिसने पनिशमेंट दिया कि अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी। सेक्शन 3 में क्या पढ़ा कि कोई भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नोइंगली उन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा मिनिमम 3 साल की जेल, मैक्सिमम 7 से 10 साल की जेल उसको मिलेगी। सेकंड क्या पढ़ा अपन ने? सेक्शन 12 दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैंक की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? पहले सबका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, देन सारा डेटा ईडी को देंगे और आधार की डिटेल्स मेंटेन करेंगे। फिर क्लॉज 2 क्या कह रहा था? कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। क्लॉज 3 कह रहा था कि जो अपने डिपॉजिट विड्रॉ का ट्रांजैक्शन मेंटेन किया वो 5 सालों तक का करोगे फ्रॉम द डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है। एंड फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा था इसका? आइडेंटिटी प्रूफ का भी 5 साल तक रखोगे, उसका बेनिफिशियल ओनर्स का, क्लाइंट का, सबका, उसके जो भी जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस है सबका डेटा आप रखोगे। यही था इसके अंदर। देन सेक्शन 13 क्या था? ईडी के पावर्स। ईडी के क्या पावर्स हैं? अगर ईडी को खुद को लगता है या किसने एप्लीकेशन दी या कहीं से उसको लीड मिली कि यहाँ पे अपन को इंक्वायरी करनी चाहिए, तो ईडी वहां जाकर उस रिपोर्टिंग एंटिटी की इंक्वायरी कर सकता है। उस इंक्वायरी के दौरान अगर उसको कुछ भी गलत लगता है तो वो खुद का ऑडिटर बुलाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, वो उसको ऑडिट करेगा। उस ऑडिटर का खर्चा कौन भुगतेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भुगतेगी। अब अगर ऑडिट करते वक्त उसको कुछ भी गलत मिला तो वो क्या क्या करेगा? या तो वार्निंग देगा या फिर उनको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। पेनल्टी हो सकती है कि, और जिससे केवाईसी पहले नहीं लिया था उससे केवाईसी अब आप ले लो। और इन सब की डिटेल्स ईडी किसी और को भी भेज सकता है, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी ये सारी डिटेल्स भेज सकता है। यहाँ पे कौन कौन थे? या तो रिपोर्टिंग एंटिटी या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उसके एम्प्लॉयज। देन अपन ने पढ़ा था सेक्शन
63 क्या कहता है? पहला कि अगर आपने जानबूझकर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से कोई और बंदा अरेस्ट हो गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा कितनी? जेल 2 साल की जेल या 50,000 रुपए तक का फाइन आपको देना पड़ेगा। सेकंड क्या कहता है कि अगर आप सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग के अकॉर्डिंग अगर आप हो और आपको सच बोलना है पर आपने पहला मना कर दिया, मैं आंसर नहीं दूंगा, सेकंड आपने आंसर दिया पर उस पर साइन नहीं किया, थर्ड आपको समन पे बुलाया पर आप आए नहीं, तो आपको हर फेलियर के लिए क्या मिलेगा? 500 से 10,000 रुपए तक का आपको फाइन देना पड़ेगा। एंड एक और क्या था? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब तक किसी भी बंदे को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता जब तक उसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, उसकी सुनी नहीं जाए, उस बंदे का भी मतलब हमेशा सुने जाएगा, तभी गवर्नमेंट उसको कोई ना कोई पनिशमेंट दे सकता है। इसके अंदर अपना एक सेक्शन और रह गया, दैट इज सेक्शन 70। पर आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा ही पढ़ा है, देखो पन्नों में बहुत कम है, कंटेंट भी, लाइनें भी अब तो सारी समझ में आ रही हैं। आज मैंने लाइन टू लाइन आप लोगों को बताया क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने लाइन टू लाइन भी ये पढ़ाया है आपको। तो यहाँ तक का कल लर्न कर कराएंगे, आगे का कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5.1